हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्साइटेड स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज भूगोल का 8वां अध्याय लेकर आया हूं, जिसका नाम है भूकंप, जिसमें टोटल 29 क्वेश्चन हैं। इसमें अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ध्यान से देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है। प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? वो करता है भूकंप की। ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत है जो भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। दूसरा क्वेश्चन, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो किया है रीड ने। भूकंप की उत्पत्ति संबंधित प्रत्यास्थ पुनःअचलन सिद्धांत का प्रतिपादन रीड ने किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है भूकंप विज्ञान। नहीं कि तापमान, नहीं कि ज्वालामुखी, न दाब एवं घनत्व। यह भूकंप विज्ञान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। चौथा क्वेश्चन देखिए, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? उस स्थान को भूकंप का केंद्र बोला जाता है, भूकंप केंद्र। ऑप्शन नंबर सी, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होता है उस स्थान को भूकंप का केंद्र कहा जाता है, जो भूकंप केंद्र बोलते हैं। देखिएगा पाँचवा क्वेश्चन, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन नंबर बी, जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वही भूकंप मूल फोकस कहलाता है। नेक्स्ट देखिएगा छठा, अधिकेंद्र ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। अधिकेंद्र ईपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से है। अधिक केंद्र माने एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। सातवां क्वेश्चन देखिएगा। सातवां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उसे क्या कहते हैं? तो उत्केंद्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के जो बिंदु होता है उसे उत्केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आठवां देखिए, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है। भूकंप में धरातलीय तरंग कैसी होती है? वो होती है एल तरंग। ऑप्शन नंबर बी, भूकंप में धरातलीय तरंग होती है जो एल तरंग होती है। नौवां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो हमारे प्राथमिक, द्वितीय, दीर्घ पृष्ठीय, क्षितिज कौन सा होता है जो सर्वाधिक कौन सा भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है? दीर्घ पृष्ठीय होता है भूकंपीय तरंग सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 का। 10 में देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें 3 सही कथन है, 1 गलत है। पहला है, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। पहला है कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है, एकदम राइट, सही है। दूसरा, समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। समभूकंप रेखा का आकार रेगुलर होता है, नियमित होता है, वो गलत है। समभूकंप रेखा का आकार अनियमित होता है, इरेगुलर होता है, ये हो जाएगा गलत है। ऑप्शन नंबर बी। सी देख लीजिएगा, उन स्थान को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आते हैं समभूकंप रेखा कहलाती है। उन स्थान को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ आती है समभूकंप रेखा कहलाती है, सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। डी देखिए, भूकंपीय तरंग को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, सही बात है। ये भी भूकंप तरंग को अंकित करने वाला तरंग यंत्र है जो सिस्मोग्राफ कहलाता है, ये गलत है, बी, इसलिए आंसर हो जाएगा 10 का बी। 11वां क्वेश्चन देखिएगा। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? इसमें भी गलत कथन बचाना है, 3 सही है, 1 गलत है। पहला है कि रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। रिएक्टर स्केल है जो भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, ये सही है। दूसरा है कि रिएक्टर स्केल एक
रिथमिक स्केल होता है। रिक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है, ये भी सही है। तीसरा है कि यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, ये बात सही है कि एनर्जी को मापता है। यह स्केल होता है जो भूकंप की ऊर्जा को मापता है। रिएक्टर स्केल होता है जो भूकंप की ऊर्जा को मापता है। डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसमें तीनों सही है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी 11 का 12। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? उसे सुनामी कहा जाता है। अंतःसागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को सुनामी के नाम से जाना जाता है। जब सागर में भूकंप आती है तो सुनामी को नाम से वो जाने जाते हैं। 13वां, सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो है भूकंप। सुनामी है आता है भूकंप के कारण। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो भूकंप। भूकंप से ही सुनामी का निर्माण होता है। देखिएगा 14वां क्वेश्चन, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आती है? विश्व के सर्वाधिक 63% से अधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आती है? तो आता है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आती है, जो लगभग 63% आती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। 15वां क्वेश्चन देखिएगा, भूकंप के प्रभाव महाद्वीपीय भाग के अतिरिक्त महासागरीय भाग पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भयंकर लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भाग के अतिरिक्त महासागरीय भाग पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भयंकर लहर उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? वो किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। भूकंप का प्रभाव महाद्वीपीय भाग के अतिरिक्त महासागरीय भाग पर भी पड़ता है और इससे महासागर में भयंकर लहर उत्पन्न होता है, तो इस लहरों को कहता है सुनामी के नाम से जाना जाता है। 16वां क्वेश्चन, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी है जो किस भाषा का शब्द है? वो सुनामी है जो जापानी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुनामी है जो जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहर को सुनामी कहते हैं? किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री लहर को सुनामी कहते हैं? वो किस देश में कहते हैं? तो जापान में। और सुनामी एक जापानी शब्द भी है, जापानी भाषा है। 18वां देखिएगा, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाला भूकंपीय लहर कौन सी है? तरल पदार्थ से होकर माने लिक्विड से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो वो है एस। रंग का प्रकार है एस, पी और एल। तो इसमें एस है जो तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर है। 19वां क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया था? रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया था? भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर सी। रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया था। 20वां क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया था? सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम लाया था? वो भी लाया था भूकंपीय तरंग की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंपीय तरंग को मापने के काम में लाया जाता है। 21वां क्वेश्चन देखिएगा, 21वां क्वेश्चन है कि सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? ये पीछे ही 2 क्वेश्चन में आ चुका है। यह है भूकंप विज्ञान है। तो सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान था? भूकंप विज्ञान है सिस्मोग्राफी। नेक्स्ट देखिएगा 22वां, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो उसे समभूकंप रेखा कहा जाता है। समभूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाला स्थान को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। 30वां देखिएगा, किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है? वो क्या कहलाती है? तो सहभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो सहभूकंप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट आइएगा 24वां क्वेश्चन है सहभूकंप रेखा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन। सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है। सहभूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? होता अनियमित, इरेगुलर। पहले भी आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1 में कि 1 में दिया गया था कि सहभूकंप
रेखा हमने आइसोसीस्मल लाइन मतलब भूकंप रेखा का आकार प्राय कैसा होता है? अनियमित होता है, इरेगुलर। भूकंप का कारण है, 25वां क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है, किस कारण भूकंप आता है? होता है टेक्टोनिज्म। भूकंप कारण है टेक्टोनिज्म के कारण भूकंप आता है। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है तब भारी प्लेट और हल्का प्लेट, तो भारी प्लेट नीचे जाकर भूकंप का रूप धारण करता है, तो भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। देखिएगा 26वां के अग्नि वलय, जिसको सर्किल ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के किस उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ कुल भूकंप का कितना प्रतिशत आता है? अग्नि वलय सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर को उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप का 68% आता है। ऑप्शन नंबर ए 68% होता है जब भूकंप प्रशांत महासागर के या भूकंप आता है, उसे अग्नि वलय कहा जाता है। अग्नि वलय प्रशांत महासागर को उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप 68% आती है। नेक्स्ट देखिएगा 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होता? निम्नलिखित में कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होता है? ज्वालामुखी है जो धरातल पर घटित होता है, अपक्षय भी धरातल पर घटित होता है, अपरदन भी धरातल पर घटित होता है। बाकी सुनामी होता है धरातल पर घटित नहीं होता है, ये होता है जल में होता है, लिक्विड में होता है, जल में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनुन्मेय प्रकृति आपदा है? निम्नलिखित में कौन सी अनुन्मेय प्रकृति आपदा है? तो है भूकंप। भूकंप है जो अनुन्मेय प्राकृतिक आपदा है। ये SSC 2011 में पूछा गया है, निम्नलिखित कौन सी अनुन्मेय प्रकृति आपदा है? तो भूकंप है जो अनुन्मेय प्रकृति आपदा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? निम्नलिखित में कौन सा एक है जो ऑप्शन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा एक है जो एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंप का कारण बताता है? वो बताता है एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन के कारण एशिया के पूर्वी सीमांत क्षेत्र में होने वाले भूकंप का कारण बताता है। एशियाई प्लेट के निचली पैसिफिक प्लेट का अवगमन से एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंप का कारण बताता है। ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बस शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।